तो पोस्ट एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग पहले ये देखते हैं कि बोर ने क्या बोला। ठीक है, तो इसके पहले जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, थॉमसन के बारे में पढ़ा अपन ने। ठीक है, थॉमसन क्या बोलता है, थॉमसन बोलता है कि जो एटम है आपका सॉलिड स्ट्रक्चर है और उसका स्ट्रक्चर वाटरमेलन की तरह होता है। ठीक है, मतलब जो सीड्स होते हैं, सीड्स को उसने क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए, और जो रेड जो एडिबल पार्ट होता है उसको क्या बोला कि वो पॉजिटिव वो है, प्रोटॉन है आपका। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बोलता है थॉमसन। और रदरफोर्ड क्या बोलता है, रदरफोर्ड बोलता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट कि एटम जो है सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, एटम एक हॉलो स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द जो एटम का जो पार्ट है 95% वो कैसा है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है आपका, जो प्रोटॉन है उसको आप न्यूक्लियस भी कह सकते हो, वो हमेशा एटम के सेंटर में होता है। और वो क्या डिसाइड करता है हमेशा, वो डिसाइड करता है एटम का मास, कि एटम का मास क्या होगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप नोट कर लो कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले किसकी बात कही थी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस डिसाइड करता है हमेशा, न्यूक्लियस डिसाइड्स एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। ठीक है, इस चीज को आप लिख लो नोट के अंदर साइड में कहीं पे कि एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है सबसे रदरफोर्ड ने दिया था, और क्या कहा था कि न्यूक्लियस ही एटॉमिक मास क्या करता है, डिसाइड करता है कितना एटॉमिक मास होगा। ठीक है, चलिए आते हैं बोर पे वापस। सबसे पहले बोर ने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया, वो मॉडल क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद में उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मॉडल बना लो। ये बताया था बोर ने। बोर ने क्या बोला कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नो डाउट। क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस का कांसेप्ट किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। ठीक है ना, इन ईच एटम देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ दैट एटम, एंड around this nucleus there are some circular path, and these circular paths are infinite in amount, आप गिन नहीं सकते उनको। बात समझ आ रही है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने भी आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं सर्कुलर पाथ के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, शेल्स बोलते हैं। और इन शेल्स के कुछ नाम और हैं, शेल्स बोल लो, ऑर्बिट्स बोल लो, या फिर आप इसको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कैसे कितने होते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट में होते हैं। और जो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, इस तरह से आगे कहानी चलती रहती है। और ए शेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल, एल को सेकंड शेल, एम को थर्ड शेल, और एन को फोर्थ शेल। तो मतलब के किसके बराबर है,
L किसके बराबर है 2k, m किसके बराबर है 3k और n किसके बराबर है 4k। समझ में आ रही है बात? तो पहले ये बनाओ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बनाइए इसको पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड ने दिया वो क्या दिया, वो लिखिए आप, इन एन एटम लिखिए लिखा, इन एन एटम there is a nucleus in the center, there is a nucleus in the center and around the nucleus there are infinite amount of circular paths, infinite amount of circular paths। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन लिखो, these circular paths are called, these circular paths are called, these circular paths are called shells, orbits or energy levels, shells, orbits or energy levels, shells, orbits or energy levels। ठीक है, दूसरा ये था, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन लिखो, in these shells or orbits, in these shells or orbits electrons are found, electrons are found which revolves, electrons are found which revolves, which revolves around the nucleus, around the nucleus in circular direction, in circular direction, in circular direction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिट which is closest to the nucleus, orbit which is closest to the nucleus possesses high amount of energy, possesses high amount of energy and the farthest, दूर वाला, the farthest orbit possesses less amount of energy, less amount of energy।
ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर situated in those orbits only where their angular momentum where their angular momentum is equals to the nh upon 2 pi nh upon 2 pi। ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है, बोलो, अल्फा। मतलब क्या होता है इसका, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की स्पीड। हाँ, कोई पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका अपन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या 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 चीज देखते हैं उसके अंदर? थीटा चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, ये इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? बताओ। मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। तो नील्स बोर ने बोला कि इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे क्या चीज देखते हैं एंगुलर मोमेंटम में? एंगुलर वेलोसिटी चाहिए एक तो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कल बना रहा है, और हर सर्कल का क्या होता है, सेंटर पॉइंट भी होता है, आर्क अपॉन रेडियस। है आर्क अपॉन रेडियस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, तो हर सर्कल का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर से लेकर यहां तक का उसका डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है ना। साथ में ये जब मूव कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और चूंकि ये पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम निकालते हैं तो मास को, वेलोसिटी को और इसके रेडियस को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट रिवॉल्विंग पार्टिकल, सो कहते हैं एमवीआर। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन का एमवीआर किसके बराबर हो जाएगा, एनएच अपॉन 2 पाई के, वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा। जैसे हम लोग अपने घर में ही सुकून से रहते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बाहर नहीं। बाहर आप कितना ही घूम के आ जाओ, है ना, गोवा चले जाओ, आप अमेरिका चले, कहीं भी चले जाओ, कंफर्टेबल कहाँ पे रहते हैं हम लोग, अपने घर में, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो हमारा एम्पियर कितना होना चाहिए, NH/2 पाई के बराबर। अगर ज्यादा कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इस बात को आपको गांठ बांध के रखना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है, और वो कैसा है, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। ये बात किसने कही थी, नील्स बोर ने, कि जिस भी इलेक्ट्रॉन का एम्पियर इसके बराबर हो जाएगा वो उसी ऑर्बिट में जन्म जन्म तक रहेगा, वही ऑपरेशन रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लो।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चाहे तुम्हारा फोर्थ था या फिफ्थ था, उसको स्टार जरूर लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट वन, व्हेन इलेक्ट्रॉन, लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, when electron moves from high energy level to low energy level, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये हाई एनर्जी, इतना दूर जाएगा हाई हो जाएगा, इतना नीचे आएगा कम हो जाएगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हाई टू लो आता है तो हमेशा एनर्जी को लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। तो when electron moves from high energy level to low energy level, it always liberates energy in the form of E is equals to h nu. It always liberates energy in the form of E is equals to h nu. E is equals to h nu. इसका उल्टा क्या होगा, when electron moves from low energy level to high energy level, तो गेन करेगा, it gains energy in the form of E is equals to h. भाई हाई टू लो आ रहा है तो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो लो टू हाई जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको भी आप नोट कर लो कि when electron moves from low to high energy level, it gains electron from the surrounding, it gains electron from the surrounding in the form of E is equals to h nu. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब लास्ट क्या लिखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आप लास्ट में। इसमें आप लिखिए, टू एक्सप्लेन हिज थियरी, टू एक्सप्लेन हिज थियरी बोर ऑल्सो प्रपोज्ड, टू एक्सप्लेन हिज थियरी बोर ऑल्सो प्रपोज्ड three important formulas, three important formulas for the calculation of radius, comma velocity and energy, radius, velocity and energy of a moving electron in a particular orbit, moving electron in a particular orbit, ठीक है। तो जब बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर ली एटम पे, न्यूक्लियस पे स्टडी नहीं करी, क्योंकि न्यूक्लियस पे स्टडी कौन कर चुका था, रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस पर सब कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं बचाने के लिए, ठीक है। तो बोर ने क्या किया, फिर बोर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला था। तो जब इलेक्ट्रॉन पर स्टडी कर रहा था बोर, तब उसने बोला है कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करता है, और कहां मूव करता है? कुछ सर्कुलर पाथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्स या फिर ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, वहां पे मूव करता है, ठीक है। तो जो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या उसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से या फिर न्यूक्लियस से, उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी है उसकी, या फिर उसकी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इससे सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, we can easily calculate the radius, velocity and energy of any electron in any orbit easily. कैसे? by the help of these formulas. तो रेडियस का फॉर्मूला कैसे बताया उसने, that is rn is equals to, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये लिखना है उसको, है ना। तो rn is equals to 0.529 n square upon z, n square upon z, ठीक है। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल दो या फिर शेल बोल दो, जो भी है। और z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसका हुआ, जिस एटम के तरफ स्टडी कर रहे हो। तो रेडियस का फॉर्मूला है, ऐसे आप रेडियस निकाल सकते हो। वेलोसिटी के लिए vn, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, दैट इज माइनस 2.18 into 10 to the power 8 n square upon, sorry not n square, z upon n, z upon n, और इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज En माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीन फॉर्मूला उसने दिए थे। इसमें अगर आपको n की और z की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो ये था बोर की थ्योरी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? लास्ट चैप्टर का टेस्ट कब दोगे तुम? टेस्ट अच्छा नहीं गया था ना तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, कब दोगे सेकंड टेस्ट? सैटरडे को। घर पे तो यार तुम पढ़ाई करनी है, मम्मी से मैंने बात की थी, तुम लोग पढ़ा, तुम कह रही है पढ़ाई नहीं करते तुम, जब पे रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर 12th में भी दिक्कत। तो सारी चार जो चीज़ें हैं 12th से कनेक्टेड नहीं, तो फिर चलो, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी बोर्ड थियरी। नेक्स्ट हम लिखते हैं डाली हेडिंग डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल। डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल। डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, डालो हेडिंग डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल।
चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म मतलब? जिन्होंने थ्योरी दी थी। हाँ ये खत्म हो गया, बोर खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लिखिए हेडिंग डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। ठीक है, चलो लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट आप लिखिए, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन इजीली एक्सप्लेन, वी कैन इजीली एक्सप्लेन the dual behavior of, the dual behavior of dual behavior of moving particle, dual behavior of moving particle, dual behavior of a moving particle। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, डी ब्रोगली सेड दैट, डी ब्रोगली सेड दैट, डी ब्रोगली सेड दैट एवरी टाइनी मूविंग पार्टिकल, एवरी टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक, एवरी टाइनी मूविंग पार्टिकल ऑलवेज, every tiny moving particle always exhibits two types of nature, two types of nature, particle nature and wave nature, particle nature and wave nature। ठीक है, अब देखो एक बार, तो डी ब्रोगली क्या बोलता है? डी ब्रोगली बोलता है कि अगर आपके पास में कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर आपके पास में कोई मूविंग पार्टिकल है, तो ये मूविंग पार्टिकल की दो नेचर हो सकती है। एक तो हो सकती है उसकी पार्टिकल नेचर, और एक हो सकती है उसकी वेव नेचर। मतलब वो एक ही समय में पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब क्यों कर सकता है वो ध्यान से सुनो। पार्टिकल तो इसलिए करेगा क्योंकि उस पार्टिकल का, जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो, वो पार्टिकल क्यों है, क्यों उसको पार्टिकल बोलते हैं? बिकॉज it has a fixed what? mass। हर पार्टिकल का अपना एक मास होता है, प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है। पास में आ रही ना? तो अगर आपका पार्टिकल मूविंग है तो पहली बात तो पार्टिकल है, और पार्टिकल क्यों बोल रहा है उसको? क्योंकि उसका एक फिक्स मास है। लेकिन उसको हमने वेव क्यों बोला? क्योंकि उसकी वेव नेचर है, जब वो मूव करता है ना तो कभी सीधा नहीं जाता, वो वेव की फॉर्म में जाता है। समझे मेरी बात? रेडियो वेव्स कैसी होती है, ठीक है ना? तो इस वेव नेचर की, पार्टिकल के इस तरह के मूवमेंट की वजह से हम क्या बोलते हैं, उसका वेव नेचर भी है। तो वेव हमने क्यों बोला? ड्यू टू इट्स वेवी मोशन, वेव की फॉर्म में इसका मोशन होता है। और इस वेव मोशन को कैसे समझाया गया? एक डायग्राम बना के समझाया गया। और डायग्राम क्या था वो देखो, बड़े सिंपल डायग्राम है जो वेव का होता ही जनरली। अगर ये y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, और मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहां पर 0 पे है, दिस इज अ पार्टिकल, तो जब वो मूव करके वो सीधा नहीं जाता कभी भी, कोई पार्टिकल कभी सीधा नहीं जाता, वो हमेशा
इस तरह से मूव करता है, समझ में आ रही है? और जब वो इस तरह से मूव करता है तो आप देख सकते हो दो तरह के इसमें वो बन रहे हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं जो ये ऊपर निकल के आया, बोलो? इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। दिस इज योर क्रेस्ट। तो जो नीचे जाता है उसमें क्या बोलते हैं? ट्रफ। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो हमेशा उसके अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्रेस्ट हो सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ट्रफ हो सकता है, बात समझ में आ गई? और दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में लेंथ जो होती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों डायग्राम बनाओ। ये तो पार्टिकल नेचर तो है, ये होता है वेव मोशन, वेवी मोशन ऑफ पार्टिकल। इसको बनाइए, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे थियरी जो है इसकी। चलो अब थियरी क्या है वो थियरी लिखते हैं हम लोग। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, पॉइंटर, हाँ इसके नीचे पॉइंट डाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, according to de Broglie's principle, the wavelength of a moving particle, the wavelength of a moving particle is always directly proportional to the, is always directly proportional to the momentum of that particle, momentum of that particle। ये स्टेटमेंट है, momentum of that particle। क्या मतलब होता है इसका? स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल कन्वर्ट करें तो वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल याद रखना, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा। तो जो आपका लैम्डा है, जो आपका लैम्डा है वो हमेशा मूविंग ऑफ पार्टिकल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mv। और mv किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है ना? तो वेवलेंथ हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोमेंटम के। सॉरी मैंने डायरेक्टली लिखा, अभी इनवर्सली लिखना, सॉरी इनवर्सली लिखना, इनवर्सली करेक्ट कर लो इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता। द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब जो आपका पार्टिकल जब मूव कर रहा है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ मास तो क्या होता है ये पार्टिकल का, कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम आ जाएगा। तो जो मोमेंटम है वो हमेशा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मोमेंटम बढ़ा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, अगर मोमेंटम कम हुआ तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना? यानी कि लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये आता है फॉर्मूला निकल के, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो लगाओ कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। और h क्या चीज है? व्हाट इज h हियर?
व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और कितनी होती है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की? याद रखना इसको। हो सकता है अगर किस्मत अच्छी है तो एग्जाम में देंगे लिखा हुआ, अदरवाइज आपको याद रखना जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। दैट इज 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। अब एक चीज हम क्या जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं कि P क्या होता है, m इंटू वी। तो P की जगह पे m इंटू वी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा शुड बी इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। तो दो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको अपन यूज कर लेंगे। इसमें m का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल और v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब पे क्वेश्चन करने हैं अपने को, इसलिए सारे फॉर्मूले आप डेली याद करेंगे और बिना देखे याद करो, घर पे ऐसे मत बैठा करो, ठीक है ना। नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो पढ़ाई का भी मानस बनाओ। चलो डालो हेडिंग। सर दर्द हो रहा है तो फिर छुट्टी ले लेते हैं।